हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को समझा था कि अलग अलग एनिमल्स में सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा। इवोल्यूशन मतलब होता है प्रोग्रेसिव चेंजेस या फिर डेवलपमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो बेटा यही चेंजेस जो कि एनिमल्स के अंदर होते हैं, ये बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं बेटा जिनकी वजह से इवोल्यूशन होता है, तो हम कॉजेज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं है आपके पेपर के हिसाब से, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इस टॉपिक को हम टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हेरिडिटी वाला है बेटा, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि आगे हमने देखा था बेटा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ थियरी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ थियरी एक बार लिख लेते हैं इसको। ओरिजिन ऑफ लाइफ थियरी किसने दी है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। साइंटिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस इवोल्यूशन में, है ना, इवोल्यूशन वाले पार्ट के अंदर। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेबीएस हेल्डन। जेबीएस हेल्डन was a British scientist who theorized that life originated from ऑर्गेनिक और लाइफलेस मैटर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जेबीएस हेल्डन। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे बेटा। इन्होंने एक थियरी दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, और इसी थियरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि कुछ जैसे जब अर्थ पे हमारे लाइफ की प्रेजेंस नहीं थी उस टाइम पे कैसे फर्स्ट लाइफ देखने को मिली हमें? तो फर्स्ट लाइफ देखने को मिली थी हमें ओशियन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लाइफ कहाँ देखने को मिली थी? ओशियन के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर था पानी का उस टाइम पे, है ना, ऑक्सीजन नहीं थी हमारे एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट जो लाइफ बनी वो किससे बनी? एक लाइफलेस मैटर से। और इसी थियरी को जो कि है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले भी कुछ साइंटिस्ट हैं। तो थियरी ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज एक्सपेरिमेंटली proved by यूरे एंड मिलर। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं यूरे मिलर। ठीक है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। तो इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, यूरे एंड मिलर। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम देते हैं? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इनके एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने थ्योरी दी उस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, मतलब जो एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा कि लाइफ किससे बनी है? लाइफलेस मैटर से। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी किसने दी थी? जेबीएस हेल्डन ने। और थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस किसने दी थी? तो यूरे और मिलर ने। तो यूरे और मिलर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थियरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था बेटा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है और साथ ही साथ में यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है। इन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सेटअप तैयार किया बेटा। ठीक है, कैसा सेटअप था
तो सेटअप के अंदर जो इन्होंने केमिकल्स का यूज किया वो वही केमिकल्स हमारे अर्थ की स्टार्टिंग के टाइम पे प्रेजेंट थे। जब हमारे अर्थ पे लाइफ नहीं थी उस टाइम जो केमिकल जैसा एटमॉस्फेयर था वैसा ही उन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर तैयार किया। ठीक है, जैसे हमारे स्टार्टिंग के एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग में अर्थ पे बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस थी, ऐसे ही इन्होंने इस सेटअप के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं ली। जैसे केमिकल्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे वैसे ही केमिकल्स लिए। वाटर के अंदर लाइफ देखने को मिली तो बेटा इन्होंने वाटर लिया, है ना, और वाटर का टेम्परेचर पहले काफी ज्यादा था तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी वाटर का टेम्परेचर काफी ज्यादा लिया। इन्होंने यहाँ पर कुछ केमिकल्स का यूज किया बेटा, जैसे कुछ केमिकल्स थे यहाँ पर जो कि इस यूरे और मिलर ने यूज किए। वो केमिकल्स क्या क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को करने के लिए? तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्हें केमिकल यूज किए, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, मीथेन का यूज किया इन्होंने, जैसे इन्होंने यूज किया अमोनिया। क्लियर? ठीक है बेटा, इन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जैसे स्टार्टिंग में हमारे अर्थ प्रेजेंट थे वैसे ही इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर यूज किए, जैसे हाइड्रोजन यूज किया, है ना, मीथेन यूज किया, अमोनिया का यूज किया, और साथ ही साथ में यहाँ पर H2O का यूज किया। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स इन्होंने, ये सारे चीजें इसने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर ली थी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब जब ये एक्सपेरिमेंटल हुआ बेटा तो क्या हुआ, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर 2 इलेक्ट्रोड यूज किए, है ना, और इलेक्ट्रोड क्यों यूज किए? ताकि जो वाटर है वाटर को बॉयल किया जा सके, हीटअप किया जा सके, क्योंकि स्टार्टिंग में वाटर का टेम्परेचर कैसा था ओशन में, बहुत ज्यादा था। ठीक है, ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को बॉयल किया गया। बॉयल करने के साथ ही ये सारे केमिकल्स भी जो है बॉयल हुए, वाटर का इवोपरेशन हुआ। ठीक है, ड्रॉपलेट्स देखने को मिली वाटर की। ये ड्रॉपलेट्स बाद में धीरे धीरे कूल डाउन की कंडेंसर के थ्रू। ठीक है, कंडेंसेशन हुआ बेटा उनका। अब कंडेंसेशन जैसे हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद में धीरे धीरे इन केमिकल्स को जब पॉलीमराइज किया गया, ठीक है, ये केमिकल्स जैसे जैसे पॉलीमराइज हुए तो हमें कुछ केमिकल्स देखने को मिले बेटा, जैसे कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हमें देखने को मिले। तो क्या क्या है, जैसे बेटा एलेनिन, कुछ हमें केमिकल्स देखने को मिले, जैसे बेटा है एलेनिन, ठीक है, अमाइनो एसिड थे, कुछ एलेनिन था बेटा। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड, अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं बेटा, आप समझ जाओगे, ये तेरी इसका पार्ट नहीं है ना, एस्पार्टिक एसिड। साथ ही साथ में ये तो अमाइनो एसिड है, कुछ और ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हमें देखने को मिले, जैसे लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये भी कुछ केमिकल्स हमें देखने को मिले, जैसे ग्लाइसिन। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये सारे केमिकल्स का यूज किया। और ये सारे केमिकल्स कैसे थे बेटा, जैसे हमारे अर्थ पे स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था वैसे ही एटमॉस्फेयर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर तैयार किया। ठीक है, वाटर को बॉयल किया इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, है ना, काफी बार परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को। और जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो क्या किया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया, काफी ज्यादा टेम्परेचर दिया वाटर को बॉयल करने के लिए। जैसे ही वाटर और ये सारे केमिकल्स बॉयल हुए बेटा, तो बॉयल होने से क्या हुआ, वाटर का इवोपरेशन हुआ, बाद में क्या हुआ, कंडेंसेशन, ठंडे हुए ये। ठीक है, जैसे जैसे इवोपरेशन है वो धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद में उनका पॉलीमराइजेशन हुआ, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद में इन्होंने क्या ऑब्टेन किया, तो ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स इन्होंने देखे। ठीक है, रिजल्ट में तो ये सारी कंपोजिशन से एक लाइफ बनी हुई बेटा। तो इसी लाइफलेस मैटर से एक लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो इसीलिए इन्होंने
पहली बार इस ऑरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, काफी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो देख लिया बेटा। काफ़ी सारे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जैसे स्वान नेक फ्लास्क के थ्रू। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर देखा गया फ्लाइज कैसे डेवलप हुई अपने आप, है ना, फर्स्ट लाइफ कैसे डेवलप हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्या क्या एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। तो फर्स्ट है बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है बेटा टिश्यू एंड सेल्स, लिख लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं इन तीनों को। इसके बाद है बेटा ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा। आपको पता है हमने देखा था डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल में देखा था बेटा हमने कि कैसे एनिमल्स के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। हमने देखा था बेटा कि स्टार्टिंग के एनिमल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। सबसे पहले क्या था बेटा, सबसे पहले हमने देखा था कि अलग अलग लेवल थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले हमने देखा था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। इसके बाद देखा था हमने सेल्यूलर लेवल। ठीक है, इसके बाद देखा था हमने बेटा टिश्यू लेवल। इसके बाद में टिश्यू सिस्टम लेवल। इसके बाद में देखा था हमने ऑर्गन लेवल। और सबसे लास्ट में देखा था बेटा हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल, यही देखा था हमने। ठीक है बेटा, तो क्या मतलब है
कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले जो एनिमल्स थे, उनकी बॉडी काफी सिंपल थी। धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ, क्या बने, कैसी बॉडी हो गई उनकी, सेल्यूलर लेवल की, सेल्यूलर ग्रेड की बॉडी हो गई। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, टिश्यू लेवल की बॉडी बनी, और डेवलपमेंट हुआ टिश्यू सिस्टम लेवल की, कैसी बनी बेटा, टिश्यू सिस्टम लेवल की। इसके बाद में थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गन लेवल की बनी, और उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें मिली। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तरीके से जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, ये भी किसका एविडेंसेस है बेटा, इवोल्यूशन का एविडेंसेस है। आपने प्लांट्स देखे है ना, स्टार्टिंग में जो आपने प्लांट्स देखे थे उनके अंदर काफी सारे सिस्टम्स एब्सेंट थे, जैसे वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था, ठीक है, काफी सारी सेल्स एब्सेंट थी, तो वही लिखा बेटा टिश्यू एंड सेल्स, ठीक है। जैसे ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें प्लांट्स में, तो आपने देखा था कि स्टार्टिंग के प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था, लेकिन बाद के जो आपने प्लांट देखे डेवलप टाइप के, तो उनमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इवोल्यूशन के थ्रू आउट डेवलपमेंट। तो उसी लिए वहां पर जो बाद के जो जितने भी प्लांट्स बने वहां पर हमें वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिला, ठीक है। ऐसे ही टिश्यू एंड सेल्स, ठीक है बेटा, आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग के एनिमल्स है, स्टार्टिंग के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ सेल्स एब्सेंट थी, लेकिन जो बाद के एनिमल्स हैं, बाद के जो प्लांट है डेवलप टाइप के, ठीक है, उनमें हमें वो सारी सेल्स देखने को मिलती है। तो ये भी सारे एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। इसके बाद में एक और लिख लेते हैं बेटा हम, फोर्थ, ग्रेजुअल चेंजेस इन बॉडी, है ना। तो ग्रेजुअल चेंजेस इन बॉडी का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे आपने देखा बेटा, हमने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि एनिमल्स के अंदर जो वर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर हार्ट का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था हमें पीशीज में, और हमें 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन जो जितने भी मैमल्स थे, मैमल्स के अंदर हमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिल रहा था, किसी में 3 चैम्बर, किसी में 2 चैम्बर, फिर किसी में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, और बाद में सबसे जो कि मैमल्स थे सबसे डेवलप टाइप के, वहां पर हमें सबसे ज्यादा डेवलप टाइप का हार्ट देखने को मिला, 4 चैम्बर हार्ट। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट 2 चैम्बर था, 2 चैम्बर के बाद में 3 चैम्बर बना, 3 चैम्बर के बाद में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर बना, और इनकम्प्लीट 4 चैम्बर के बाद में जो है कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिला मैमल्स के अंदर। तो ये भी सारे क्या है, ये सारे इवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं, ठीक है। इतना ज्यादा कुछ खास पार्ट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये सारे कुछ एविडेंसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं। आगे देखते हैं हम 5th एविडेंस, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बेटा होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि सिमिलर है स्ट्रक्चर में बट डिफरेंट इन फंक्शन, ठीक है बेटा। होमोलोगस ऑर्गन्स भी इवोल्यूशन का एविडेंस है। कैसे एविडेंस है बेटा, क्योंकि इसको देखने से हमें पता चलता है बेटा, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं पहले, जैसे लिम्ब्स ऑफ
वर्टिब्रेट्स। ठीक है बेटा, जैसे वर्टिब्रेट्स में हमें लिम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो हम जैसे बात करते हैं बेटा जैसे मैमल्स, ठीक है, जैसे चीता, जैसे बैट। ठीक है, तो इन सब के जो फोर लिम्स हैं बेटा, कैसे, इन सब के जो फोर लिम्स हैं, ये सारे क्या है बेटा, वर्टिब्रेट्स से, इनके जितने भी फोर लिम्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर देखें हम तो हमें कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे हाथों का स्ट्रक्चर है वैसे ही बेटा सारे एनिमल्स में जो फोर लिम्स है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन थोड़े अलग अलग है बेटा। मैमल्स के जो फोर लिम्स होते हैं वो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए काम आते हैं बेटा, होल्ड करने के लिए काम आते हैं। चीता के जो फोर लिम्स होते हैं वो दौड़ने के लिए काम आते हैं, रनिंग में हेल्प करते हैं। ऐसे ही बैट के जो फोर लिम्स होते हैं पैटेंजियम, वो किस में हेल्प करते हैं बेटा, फ्लाई करने में। तो अलग अलग फंक्शन जरूर हैं लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखें तो एक जैसी स्ट्रक्चर है फोर लिम्स की, और यही फोर लिम्स अलग अलग मॉडिफाई हो गए बेटा, तो इनके फंक्शंस अलग अलग हो गए। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, और इस कॉमन एंसेस्टर से ही हम अलग अलग डेवलप हुए हैं। बाद में धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, और मॉडिफिकेशंस के थ्रू हमारे जो फंक्शंस है फोर लिम्ब के वो थोड़े अलग अलग हो गए। ठीक है बेटा, तो एक चीज और लिख लेते हैं बेटा हम, फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग होमोलोगस ऑर्गन्स इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से हम सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जितने जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, तो इसी को बोलते हैं बेटा हम होमोलोगस ऑर्गन, जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो लेकिन फंक्शन में डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा है फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, मैमल, चीता, बैट, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। मैमल के फोर लिम्स जो हैं बेटा, हाथ जो होते हैं वो क्या काम आते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। चीता के जो फोर लिम्स होते हैं वो रनिंग में हेल्प करते हैं बेटा, और बैट के जो फोर लिम्स होते हैं बेटा, जो इसको बोलते हैं पैटेंजियम, है ना, तो ये पैटेंजियम इसको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी फोर लिम्स हैं इनके फंक्शन जरूर अलग अलग हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इनकी कॉमन सी है। ठीक है, तो इसीलिए इन ऑर्गन्स को बोलते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन। और ये होमोलोगस ऑर्गन बनते कैसे हैं, तो बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर था, उस एंसेस्टर से बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जिनकी कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन देखने को मिलती है, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर उनमें, होमोलोगस ऑर्गन उनमें से एक एविडेंस है जो कि एक्सप्लेन करता है इस एवोल्यूशन को। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं 6 नंबर का बेटा, एनालॉगस ऑर्गन। फर्स्ट हमने देखा होमोलोगस ऑर्गन, सेकंड देखेंगे बेटा हम 5th नंबर का था ना, 6th नंबर पे लिखते हैं बेटा हम एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, हमने दो तरह के ऑर्गन देखे, फर्स्ट
होमोलॉगस ऑर्गन और सेकंड है बेटा एनालॉगस ऑर्गन। और ये दोनों ही ऑर्गन्स एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। तो एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जस्ट होमोलॉगस का अपोजिट, जो कि है सिमिलर इन फंक्शन बट डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो फंक्शनली बिल्कुल सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं बेटा, सच एज विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट। ठीक है, जैसे बर्ड्स के, बैट के और इंसेक्ट के विंग्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है बेटा, तो बर्ड्स, बैट और इंसेक्ट के तीनों के जो विंग्स हैं वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं बेटा, उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है। तो इसी इवोल्यूशन, ये कैसे बेटा किस इवोल्यूशन के थ्रू बनते हैं, जैसे हमने देखा कि होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू बनते हैं, ऐसे ही phenomenon of producing analogous organ is called convergent evolution। ठीक है, phenomenon of producing analogous ऑर्गन्स इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही फ्लिपर्स और फिन्स जो होते हैं बेटा, वो भी स्ट्रक्चर में जरूर अलग होते हैं लेकिन फंक्शन में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे वेल के जो फिन्स हैं और जो पेंगुइन्स के फ्लिपर्स हैं बेटा, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और एक जैसे कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वेल के जो फिन्स होते हैं वो बेटा पेंगुइन के फ्लिपर से बिल्कुल अलग होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर फंक्शन की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर है। तो वो भी हम एग्जांपल में ले सकते हैं इस एनालॉगस ऑर्गन के। और ये एनालॉगस ऑर्गन बनते कैसे हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है बेटा, कैसे बनते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दो एविडेंसेस थे। हमने दो तरह के ऑर्गन देखे, फर्स्ट होमोलोगस ऑर्गन जहां पे स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, और इसी का जस्ट अपोजिट है एनालॉगस ऑर्गन जहां पे फंक्शन सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। और ये एग्जांपल हमने देखा कि जो विंग्स हैं बर्ड्स के, बैट के और इंसेक्ट के, उनका फंक्शन एक ही है, तीनों कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा। ठीक है, उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फिन्स ऑफ वेल इज कॉमन या फिर सिमिलर इन फंक्शन। ठीक है, ये जो फ्लिपर्स हैं बेटा और फिन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं फंक्शन में, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर डिफरेंट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं हम सेवंथ एविडेंस। ठीक है, तो सेवंथ एविडेंस कौन सा है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स।
ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, जो कि यूजलेस होते हैं, जिनका हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा कोई काम नहीं होता, ठीक है, फंक्शन लेस होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा हम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे आपको पता होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। पहले ये यूज होता था बेटा सेलुलोज वाले फूड को या फिर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जो हमारी डाइट है उसके अंदर सेलुलोज कंटेंट काफी कम होता है बेटा, तो इसीलिए इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बेटा प्लीका सेमिल्यूनेरिस, ठीक है, तो हमारे आईज के कॉर्नर में बिल्कुल बेटा आपको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के एविडेंस देखने को मिलता है बेटा कि शायद हमारे में पहले ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था हमारे में, तो ये धीरे धीरे रिड्यूस हो गई और रिमेनिंग पार्ट की फॉर्म में, रिमेनिंग ऑर्गन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो बेटा प्लीका सर्कुलेरिस होती है बेटा, ये डस्ट से, है ना, या फिर वाटर के अंदर स्विम करने पर हेल्प करती है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, आपने देखा होगा पिजन के अंदर, पिजन की आईज पे एक लेयर की तरह होती है, थिन लेयर की तरह, जो कि इसको फ्लाई करते टाइम पे डस्ट पार्टिकल से बचाती है इसकी आंखों को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम प्लीका सर्कुलेरिस। तो प्लीका सर्कुलेरिस हमारे आईज के साइड में कुछ फोल्ड्स होते हैं बेटा। इसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर कॉक्सी बोन या फिर टेल बोन देखने को मिलती है एम्ब्रियो स्टेज में, लेकिन धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर टेल प्रेजेंट होती है, हमारे अंदर भी टेल बोन होती है, लेकिन ये बोन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है ना। लाइसोम जो होते हैं वो इन बोन्स को, बोन वाले पार्ट को धीरे धीरे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही विजडम टीथ होते हैं, ठीक है, ऐसे ही विजडम टीथ होते हैं जो कि काफी शॉर्ट होते हैं बेटा, इतने ज्यादा डेवलप टाइप के नहीं होते हैं। पहले इनका यूज ज्यादा होता था तो ये ज्यादा डेवलप टाइप के थे, लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमन है बेटा उसके अंदर इसका ज्यादा यूज नहीं है, तो ये रिमेनिंग पार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट है बेटा हमने देखा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो इसका भी हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है ज्यादा। प्लीका सर्कुलेरिस, तो इसका भी हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है। कॉक्सी बोन का या टेल बोन का भी हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है, साथ ही साथ विजडम टीथ का भी इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, क्लियर बेटा। साथ ही साथ में हम लिख सकते हैं एक लास्ट एम्ब्रियोलॉजिकल ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। जैसे हम देखें बेटा कि जितने भी एम्ब्रियो है ना, जैसे एक ह्यूमन का एम्ब्रियो, एक चिकन का एम्ब्रियो, एक फिश का एम्ब्रियो, तो हम स्टार्टिंग की एम्ब्रियो स्टेज देखे बेटा, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखे तो बिल्कुल सिमिलर जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, हम पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा किसका एम्ब्रियो है, तो बिल्कुल सेम एम्ब्रियो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये भी एक इवोल्यूशन का एविडेंस है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमें सारे जितने भी एम्ब्रियो हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। ऐसे ही वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं वो भी एक इवोल्यूशन का एविडेंस है, ठीक है, कि हम डेवलप हुए तो जो पार्ट हमारी बॉडी के अंदर यूज नहीं होते थे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गए, और इन्हीं फंक्शनलेस, है ना, या फिर रिमेनिंग पार्ट्स को बॉडी के बोलते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। हमने देख लिया कि एविडेंसेस क्या क्या हैं इवोल्यूशन के। इसके बाद हम देखते हैं एक और थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस theory was proposed by चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये जो थियरी है वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। और इसके अकॉर्डिंग, इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि नेचर में जितने भी स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स के, उन स्पीशीज में से जो स्पीशीज अपने आप को फिटेस्ट प्रूव कर पाएगी नेचर के अंदर, वही सरवाइव करेगी, है ना। जो अपने आप को फिटेस्ट प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करेगी वही सरवाइव कर सकती है। जितनी भी बाकी की स्पीशीज होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नेचर डिसाइड करती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम नहीं डिसाइड कर सकते इस चीज को। तो ईच जनरेशन reproduce offspring only few one survive and the remaining are eliminated। ठीक है, each generations reproduce offspring, या फिर इसको प्रोड्यूस लिख लो बस बेटा। each generation produce offspring only few ones survive and the remaining are eliminated। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करके वो काफी सारी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, और उन ऑफस्प्रिंग में से बेटा कुछ ऑफस्प्रिंग सरवाइव करती हैं, कुछ ऑफस्प्रिंग एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ठीक है, इसी थियरी को बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचर डिसाइड करती है कौन सी स्पीशीज रहेगी नेचर में और कौन सी नहीं रहेगी। जो स्ट्रगल कर सकती है, ठीक है, जो अपने आप को फिटेस्ट प्रूव कर सकती है बेटा, वही नेचर में सरवाइव करती है, और बाकी की जो है सरवाइव नहीं करती है। तो उसके बाद में हम आगे का पॉइंट लिखते हैं। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं उसको, आगे का पॉइंट लिखते हैं। It has been called natural selection by Darwin and survival of the fittest by हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो जो भी स्पीशीज एनवायरनमेंट में, नेचर में स्ट्रगल कर पाएगी बेटा, अपने आप को फिटेस्ट प्रूव कर पाएगी, वही सरवाइव करेगी। बाकी की जो जितने भी स्पीशीज है उसकी ऑफस्प्रिंग अपने आप खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ नेचुरल सिलेक्शन is a
स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस बेटा? काफी स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलता है, इसके लिए काफी सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं कि बेटा कुछ महीनों में हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन के। अगर हम आर्टिफिशियली इसको चेक करें तो हमें ऐसा नहीं कि हमें सही रिजल्ट मिलेगा या फिर हमें कुछ महीनों के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ साल के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। तो काफी सालों साल लगते हैं इस नेचुरल सिलेक्शन को होने के अंदर, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन एक काफी स्लो प्रोसेस है। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। हमने देखा कि एविडेंसेस क्या है इवोल्यूशन के। उसके पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या क्या तरीके हैं बेटा सेक्स डिटरमाइन करने के, कैसे कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है अलग अलग एनिमल्स के अंदर, एम्फीबियंस में कैसे किया सकता है बेटा, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, कौन कौन से टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद डिस्कस किया हमने इवोल्यूशन का मतलब क्या है, कैसे चेंजेस होते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं हमें इवोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और साथ ही साथ हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। हमने एग्जाम्पल देखे, साथ ही साथ में हमने कुछ और पॉइंट देखे, नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी और साइंटिस्ट के नेम जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें लर्न करना है। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।